कक्षा नौवीं के स्टूडेंट आपको पता होगा जो आपके यहाँ वार्षिक परीक्षा ठीक है वो 5 फरवरी से होने वाली है और साथ ही आपका जो पहला पेपर है वो आपका हिंदी विषय का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 फरवरी के लिए आपका यहाँ पर हिंदी विषय का महत्वपूर्ण पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना। ठीक है, यह आपका एक महत्वपूर्ण पेपर है जिसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना और साथ ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा ठीक है, वो कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आप यहाँ पर देख ली कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2024 ठीक है 2025 और साथ ही आपका विषय हिंदी का पेपर। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर ठीक है यानी जो मार्क्स है वो आपका 75 नंबर का रहेगा और साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन 23 आएंगे और टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके निर्देश आएंगे। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं उन क्वेश्चन को आपको सभी को तैयार करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से दिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आपका आ औसम आता पद्मावत और बा आता रामचरितमानस और सात आपका महादेवी वर्मा और दा आता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका राइट आंसर आपका रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर रामचरितमानस आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता रसखंड किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो आपका आता राम भक्ति शाखा और बात आपका शिव भक्ति शाखा और साता कृष्ण भक्ति शाखा और दाता प्रेम मार्गी शाखा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रसखंड किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपका आता रस बात आपका छंद और सात आपका अलंकार और दाता काव्य गुण। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व आपके यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, तो चौथा आपका आता किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो आपका आता कबूतर बात आपका मैना और सात आपका गौरैया और दाता कोयल। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो आपका जो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका गौरैया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गौरैया ठीक है गौरैया पक्षी ने ठीक है यहाँ पर सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। या आपका एक IMP यानी महत्वपूर्ण पेपर है। और फिर आपका पाँचवा आता है सेनापति पद में समास बताइए, तो आपको सेनापति पद में समास बताना है कौन सा रहेगा, तो आपका आधा तत्पुरुष समास और बात कर्मधारय समास और सात आपका बहुब्रीहि समास और दाता द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पर सेनापति पद में समास बताइए, तो जो इसमें आपका समास रहेगा वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां देख लीजिएगा। ठीक है, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो आपका इसका आ औसम आता मेला अंचल और बा आता आपका गोदान और सा आता पद्मावत और दाता कामायनी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका मेला अंचल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं कुछ 6 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर के आएंगे आपके सही विकल्प जो कि हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता प्रेमी ढूंढत में फिराओ डॉट डॉट मिले ना कोई, तो यहाँ पर प्रेमी ढूंढत में फिराओ प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, तो इसका आंसर आपका प्रेमी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दूसरा आता ठीक है उपमेय में उपमान का आरोप ठीक है डॉट डॉट अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप, इसमें जो अलंकार रहेगा वो आपका यहाँ पर रूपक रहेगा। ठीक है, रूपक। और तीसरा आता वीर रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, तो वीर रस का आपका जो यहाँ पर स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, तो उत्साह आपका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डॉट डॉट समझा जाता है, तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर क्या समझा जाता है, बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन यहाँ पर समझा जाता है, तो बुद्धिहीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, पाँचवा आता है आपके यहाँ पर ठीक है रिक्त स्थान कमल का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है, तो आपका जो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द है वो आपका पंकज। ठीक है, पंकज आपका राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका 6वां आता रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई रचना है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई रचना, तो 6 में का जो आपका आंसर रहेगा वो 1 अंक की हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवबा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, पहली आपकी जो यहाँ पर दी है लद गद्य। ठीक है, लद गद्य को आपको मैच करना है यहाँ पर कश्मीरी कवित्री से। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है सवाया, तो इसको आपको वार्णिक छंद से मैच कर देना है।
और तीसरी आती है आग का तत्सम, तो इसको आपको अग्नि से मैच कर देना है, ठीक है। हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई को आपको मैच करना हंसते हैं रोते से, ठीक है। और पाँचवीं जो आपके यहाँ पर दी इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको सुरपति से मैच कर देना पाँचवीं। और जो छवीं आती है बागलकोट, तो बागलकोट आपका यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी मैच करनी है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आपका 4 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में उत्तर दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है रसकन किसके अनन्य भक्त हैं, तो रसकन यहाँ पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपके यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 13 मात्राएँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ठीक है हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। फिर चौथा आपका यहाँ पर देख लेते हैं, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द आपके कहलाते हैं क्रिया, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा क्रिया, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है पाँचवा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, ठीक है। आपको यह बताना है कि पान वाले की जो बिक्री है वो अचानक क्यों बढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर पान वाले की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ी थी बाढ़ के कारण, ठीक है। बाढ़ के कारण यहाँ पर बिक्री बढ़ गई थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा बाढ़ के कारण, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाढ़, ठीक है, बाढ़ के कारण। फिर आपका आता है छठवां, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति आपकी लोकोक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर लोकोक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ठीक है प्रश्न 4 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके 6 नंबर के दिए थे। एक शतवाक्य में उत्तर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। प्रश्न आपका 5 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका जो यहाँ पर दिए कबीर, ठीक, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है संचयी भावी संख्या 35 है, तो आपका दूसरा क्या रहेगा, दूसरा स्टूडेंट आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया मंगूला का मुँह लाल होता है, तो आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं स्टूडेंट। तो चौथा आपके यहाँ पर आता जिसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कहानी गद्य की गौड़विधा में आती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया भूपति में ती उपसर्ग है, तो आपका यह असत्य रहेगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर भूपति में आपका भू उपसर्ग है, ठीक है, ती उपसर्ग नहीं है, तो आपका यह असत्य रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, लेखिका मृदुला गर्ग की 30 नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो वहाँ चित्रा ही था, तो आपका सत्य हो जाएगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता, कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6 में क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। मरकत पन्ना नमक रत्नों कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत एक खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की है, ठीक है। इस तरह पूरा याद कर लीजिएगा। और साथ ही जो आपका इसका अथवा आता है, तो वो देख लीजिए मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है, ठीक है। तो हम इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए मानसरोवर से कबीर का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है, तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद करना है, इन क्वेश्चन को तैयार करना अच्छी तरह से, ठीक है। सातवां आता भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके कवि के नाम रहेंगे वो आपके तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है। और इनकी रचना रहेगी रामचरितमानस। और दूसरा कवि आपका रहेगा सूरदास, और इनकी जो रचना रहेगी वो आपकी हो जाएगी भ्रमत गीत सार, ठीक है। और तीसरी रचना आपकी कबीरदास हो जाएगी, यानी तीसरे कवि आपके कबीरदास रहेंगे और इनकी रचना आपकी बीजक हो जाएगी। तो यहाँ से आपको 2 कवि और उनकी रचना याद कर लेनी है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अथवा नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके पहले कवि रहेंगे वो आपके नरेश मेहता हो जाएंगे, और संशय की एक रात उत्सव, ठीक है। इस तरह से आपकी रचना रहेगी। और दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे, ये आपकी रचना हो जाती हैं, ये आपके 2 कवि हो जाते हैं। यहाँ से आप 2 कवि याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां आता है आपका यहाँ पर छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर छायावाद की विशेषताएं देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता, वहाँ कभी अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक की को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। और प्रकृति का मानवीकरण, इस तरह से आपकी 2 विशेषता रहेंगी।
पहले चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। इसका अथवा आता नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर नई कविता की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और आपके यहाँ पर प्रयोगों में नवीनता। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 2 रचना दी गई। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई और प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 8वें का अथवा का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां आता है सुमतनंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप पहले तो हम यहाँ पर सुमतनंद पंत की भाव सुंदर की विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उनकी काव्य में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंध दर्शाया है। ठीक है, और दूसरी विशेषता रहेगी नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। इस तरह से आपकी 2 विशेषताएं यहाँ पर हो जाएंगी। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कबीरदास के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कबीरदास की भाव सुंदर की 2 विशेषताएं। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें जो आपके यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन है साथ ही अथवा वाला, दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को तैयार करिएगा क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण पेपर है। आपका 10वां आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही आपके यहाँ पर आता है अथवा वाला क्वेश्चन, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हम यहाँ पर रूपक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर। ठीक है, संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, नायक साधारण होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये महाकाव्य और खंडकाव्य में आपका अंतर है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा आता रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर रस के पहले तो हम यहाँ पर रस की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, और रस के अंग आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये आपकी रस की परिभाषा और रस के अंग आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 12वां आता है छोटी बच्चियों को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बेलों से उस छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। लड़की तथा दोनों बेलों भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। तो इस तरह से रहेगा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया है ना, ठीक है, अथवा वाला, किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया। तो चलिए जो आपका 12वीं का अथवा का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 13वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर नाटक और एकांकी में 2 अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नाटक और एकांकी में 2 अंतर दिए गए। एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है और नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। ठीक है, इस तरह से आपको नाटक और एकांकी में अंतर याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपका 13वें का अथवा वाला क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर कहानी उपन्यास में 2 अंतर देख लेते हैं। ये आपका कहानी उपन्यास में अंतर दिया गया। ठीक है, आपके 4 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वां आता गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन और आलोचना, साक्षात्कार आदि। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। और जो आपका इसका अथवा आता डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर ये डायरी विधा का सामान्य परिचय है। ठीक है, डायरी लेखन व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सोच को लेकर, ठीक है, बनाने वाला एक संग्रह है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर खास, ठीक है, संग्रह है तक याद करना है। ठीक है, यह, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आत्मकथात्मक लेखन का एक रूप है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की आपको 2 रचना लिखना और साहित्य में स्थान लिखना है। तो पहले तो हम मुंशी प्रेमचंद की 2 रचना देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद की आपकी 2 रचना गोदान और कर्मभूमि हो जाएंगी और साथ ही इनका साहित्य में स्थान, ठीक है, साहित्य में स्थान दिया गया है।
और आपको भाषा और शैली याद नहीं करनी है क्योंकि आपको सिर्फ 2 रचना है, लेकिन आप यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा सभी, ठीक है। 2 रचना भी याद कर लीजिएगा, भाषा भी याद कर लीजिएगा और शैली भी आपको याद करना है, साथ ही आपको साहित्य में स्थान भी याद करना है। और जो आपका आता महादेव वर्मा की आपको 2 रचना लिखना है और साहित्य में स्थान भी लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी महादेव वर्मा की आपकी रचना दी है रश्मि निहार नीरजा दीपशिखा। तो यहाँ से 2 रचना आपको याद कर लेंगे, साथ ही इसका साहित्य में स्थान पूरा याद कर लीजिएगा। और फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, निपात शब्द क्या है लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं निपात शब्द, वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा वाला क्वेश्चन आता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मुहावरा और लोकोक्ति में आपके 3 अंतर दिए हैं, ठीक है। मुहावरा वाक्य होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों अंतर याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां, ठीक है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी एक अंकी का उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रीढ़ की हड्डी एक अंकी का उद्देश्य, तो इसको भी आप पूरा याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपका काव्यांश दिया गया है। तो इस काव्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, ठीक है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसवा ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इस तरह से दिया गया। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, ठीक है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं ना हुआ था, इस तरह से दिया गया, ठीक है। और इसका अथवा भी देख लीजिए, दोनों को आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है, लेकिन आपको दोनों को याद करना है। और इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, वो आपको किस तरह से करना है वो हम बता देंगे। अब चलिए आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पे अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषता लिखिए, ठीक है। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन, जिसमें आपका गद्यांश दिया गया है, लोक साहित्य में लोकगीतों का विशेष स्थान है, ठीक है। इस तरह से आपका गद्यांश आएगा पेपर में और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। और इसका अथवा आता है, ठीक है। अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता है तो आप अथवा का पद, ठीक है, काव्यांश कर सकते हैं, ठीक है। पद्यांश या काव्यांश दोनों एक ही चीज़ है, तो आप काव्यांश कर सकते हैं, ठीक है। गगन गगन तेरा यश फहराएं, ठीक है, पवन पवन तेरा बल गहराएं, इस तरह से दिया गया है। तो इसके आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है, काव्यांश में। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। और अथवा आता, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध तो आप अपने मन से खुद बना के लिख सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग आपको अच्छे से डालना है और आपको हेडिंग के अंतर्गत आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरी मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और साथ ही आपके जो यहाँ पर, ठीक है, आपके जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो इनके आंसर हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और साथ ही इनके आंसर आप खुद भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर लाने में थोड़ा यहाँ पर टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम इनके आंसर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।